के लिए। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गुजरात के ही सपूत आदरणीय नरेंद्र भाई, गुजरात राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी स्वास्थ्य और पेट्रोलियम रसायन मंत्री श्रीमान मनसुख भाई मांडविया जी, भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष और नवसारी के सांसद श्री CR पाटिल जी, गुजरात राज्य के सहकारिता मंत्री श्री, वर्चुअल माध्यम से इफ्को के प्लांट पर उपस्थित इफ्को के अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी जी, उनकी पूरी टीम और देश भर के इफ्को के खाद्य वितरण केंद्र पर उपस्थित होकर प्रधानमंत्री जी का संदेश ग्रहण करने के लिए आए हुए सारे किसान भाइयों बहनों और आज महात्मा मंदिर की इस सभागार में उपस्थित गुजरात के कोने कोने से आए हुए सहकारिता आंदोलन के प्यारे पदाधिकारी भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्कार। आज यहाँ पर इस मंच से दो कार्यक्रम एक साथ हो रहे हैं। एक सहकारिता से समृद्धि, ये सम्मेलन गुजरात के सभी सहकारिता आंदोलन के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का, संचालकों का यहाँ होने जा रहा है, जिसमें सभी क्षेत्र के अंदर सहकारिता में प्राण फूंकने वाले सभी दिग्गज सहकारी नेतृत्व यहाँ पर उपस्थित है। और दूसरा, आज ही के दिन मोदी जी ने जो कल्पना की है कि पानी भी प्रदूषित न हो, भूमि भी प्रदूषित न हो, हवा भी प्रदूषित न हो, ऐसे निरामय भारत की रचना के लिए एक और कदम आज उठाने जा रहे हैं। नैनो का तरल यूरिया, जो नैनो यूरिया तरल स्वरूप में इफ्को ने बनाया है, इसकी आज फॉर्मल देश भर में शुरुआत होने जा रही है। मित्रों, आप सब जैसे जानते हैं, गुजरात सहकारिता आंदोलन का आज पूरे देश भर में एक सफल मॉडल माना जाता है। कोई भी क्षेत्र हो, गुजरात ने सहकारिता की आत्मा को बचाए रखने का काम करा है। देश भर में बहुत कम प्रांत अब बचे हैं जहां पर पैक्स से लेकर एपेक्स तक सहकारिता बहुत अच्छे तरीके से चलती हो, इसके सिद्धांतों के अनुरूप चलती हो और कमोबेश पारदर्शिता के साथ चलती हो। इसमें से हमारा गुजरात एक है। इसका सभी गुजरात के सहकारिता आंदोलन के कार्यकर्ताओं को गौरव है, मुझे भी गौरव है। आज यहाँ पर जब हम इकट्ठित हुए हैं, तब हम सबको याद है कि सहकारिता आंदोलन आजादी के समय से ही स्वावलंबन और स्वदेशी, ये दो स्तंभों के आधार पर सरदार पटेल, मोरारजी भाई देसाई, ये दोनों ने गांधी जी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत करी थी। बाद में त्रिभुवनदास पटेल से लेकर वैकुंठ भाई मेहता से लेकर अनेक कार्यकर्ता इसके साथ जुड़ते गए। पूरा जीवन उन्होंने सहकारिता को मजबूत बनाने के लिए खर्च किया और इसी का कारण है सरदार पटेल और त्रिभुवन भाई ने बोया हुआ वो बीज आज एक वट वृक्ष बनकर विश्व और भारत के सामने आज खड़ा है। मित्रों, आज मैं सबसे पहले सभी सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए भाइयों बहनों को और देश भर के करोड़ों किसानों को एक बात कहना चाहता हूं। मैं बहुत कम आयु से सहकारिता आंदोलन से जुड़ा। जब से जुड़ा तब से सहकारिता क्षेत्र के सभी लोगों की एक मांग थी कि केंद्र सरकार में सहकारिता के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाए, मगर इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने,
नरेंद्र भाई ने करीब करीब 1 साल पहले एक क्रांतिकारी कदम लिया कि सहकारिता मंत्रालय की रचना भारत सरकार में। और ये एक कदम कहने को तो एक मंत्रालय की रचना का है, मगर देश के करोड़ों करोड़ों किसान और अनेक क्षेत्र में काम करते हुए सहकारिता आंदोलन के सभी कार्यकर्ता जानते हैं कि ये कदम आने वाले 100 साल तक सहकारिता आंदोलन को नया जीवन देने वाला है, उसमें प्राण फूंकने वाला है। और मित्रों, मंत्रालय बनने के साथ ही कई ऐसे सारे निर्णय मोदी जी के नेतृत्व में इस बजट में लिए गए। सबसे पहले सालों से चीनी की मिलों वाले, गन्ना मिलों वालों का एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो कोऑपरेटिव गन्ना मिलें थी, कि जब जो ज्यादा मुनाफा होता है और किसानों को वो ट्रांसफर करते हैं तो उस पर इनकम टैक्स लगता था। इस बजट के अंदर मोदी जी ने वो व्यवस्था समाप्त कर किसानों को 8,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा किया। सहकारिता आंदोलन की सारी हमारी इकाइयों पर सरचार्ज 12% लगता था, जबकि कंपनियों पर 7% लगता था। मोदी जी ने वो एनोमली को भी दूर किया और सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% करने का काम किया। इसी प्रकार से मैट का जो बदलाव था वो भी करने का काम किया। इसमें भी एनोमली थी, कंपनियों पर मैट 50% कर दिया गया था कई सालों से, मगर कोऑपरेटिव पर मैट घटाया नहीं गया था, वो 18.5% लगता था। इसी बजट के अंदर कोऑपरेटिव पर मैट घटाने का भी काम किया। 18.5% से इसको 15% कर हमें कंपनियों के समकक्ष लाने का काम किया। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत सहकारी बैंकों को मान्यता नहीं थी। भारत सरकार की सारी योजनाएं सहकारी बैंकों के माध्यम से लाभार्थी तक नहीं पहुंचती थी। 3/2/22 के दिन एक सर्कुलर निकालकर भारत सरकार ने तय कर दिया कि क्रेडिट गारंटी फंड की जितनी भी योजना है अब कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से भी नीचे पहुंच गए। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में भारत सरकार के सभी सचिवों का एक मीटिंग हुआ और भारत सरकार के सभी मंत्रालय में सहकारिता को कहां प्राथमिकता मिल सकती है, इसके लिए एक पूरे दिन की बैठक कर इसको परिणाम लक्षी बनाने का प्रयास किया गया। और कई फैसले अभी पाइपलाइन में हैं। इसी बजट में घोषणा की गई है कि पैक्स 65,000 से ज्यादा पैक्स जो आज कार्यरत हैं वो सभी को उसका कंप्यूटराइजेशन करने का काम भारत सरकार और नाबार्ड साथ में मिलकर करने वाले। एक क्रांतिकारी कदम हमारी त्रिस्तरीय कृषि एग्रीकल्चर फाइनेंस क्रेडिट सिस्टम के लिए होने वाला है। पैक्स का भी एक ही प्रकार का सॉफ्टवेयर होगा अकाउंट का, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का भी एक प्रकार का होगा, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का भी एक प्रकार से होगा और नाबार्ड का भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होगा। नाबार्ड के कंप्यूटर के अंदर हर पैक्स का दैनंदिन जो व्यापार होता है, जो रिकवरी होती है, वो सब नाबार्ड तक पहुंचेगी। इससे पारदर्शिता इतनी आएगी कि पैक्स बंद करने का हमारा समय ही नहीं आएगा। नई सहकार नीति बनाने के लिए भी भारत सरकार ने सुझाव मांगना शुरू किए हैं। कई सारी सहकारी संस्थाओं के साथ हमने मीटिंग करी है, वेबसाइट पर भी सुझाव मांगे हैं। एक सहकारिता का डेटा बैंक आज तक देश में नहीं था। पैक्स हो, मछली पालन की सहकारी समितियां हो, दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां हो, घास चारा इकट्ठा करने वाली महिलाओं की सहकारी समितियां हो, या फिर किसी भी प्रकार की सहकारिता समिति हो, उसका एक बड़ा डेटा बैंक भी भारत सरकार अभी बनाने जा रही है। और पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने के लिए भी भारत सरकार काम कर रही है। ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों के मार्केटिंग के लिए आज कोई व्यवस्था नहीं है। अमूल के तत्वाधान में भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिया है। अमूल कुछ ही समय के अंदर एक पहली इसकी लेबोरेटरी गांधीनगर के हमारे अमूल फेड की डेयरी के अंदर बनाएगी और धीरे धीरे इसका विस्तार करते करते हर जिले में इसकी लेबोरेटरी बनने से सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कृषि उत्पाद
लोगों के पास पहुंचेंगे तो किसान को इसका फायदा मिलने की बहुत बड़ी संभावना है। एक बड़ा नेटवर्क भी बनने जा रहा है और कोऑपरेटिव बेस पर ये नेटवर्क बनेगा। इसी प्रकार से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर भी हम ढेर सारे सुधार करने जा रहे हैं। मित्रों, ये जो नई शुरुआत हुई सहकारिता मंत्रालय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के बनाने के बाद, मुझे लगता है इसके बाद जो बदलाव आने वाले हैं, हमारी रिक्रूटमेंट के अंदर भी पारदर्शिता आएगी, हमारी परचेज के अंदर भी पारदर्शिता आएगी, हमारी ऑडिट की सिस्टम को भी बदलने के लिए हम सभी राज्यों से चर्चा कर रहे हैं। ये सारी चीजें जब हो जाएगी, सहकारी आंदोलन की विश्वसनीयता देश की जनता में बढ़ेगी और एक नए प्राण लेकर सहकारिता आंदोलन फिर से एक बार मोदी जी के $5 ट्रिलियन के स्वप्न को साकार करने के लिए, इसके अंदर कंट्रीब्यूशन करने के लिए सज्ज होकर खड़ा होगा। आज नैनो यूरिया लिक्विड फॉर्म में, इसका भी आज यहाँ पर मोदी जी के हाथ से लोकार्पण होने वाला है। बहुत सारे फायदे हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं बताने वाले हैं। इससे हमारी भूमि भी बचेगी, पानी भी बचेगा, हवा भी प्रदूषित नहीं होगी, किसानों का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा और एक बैग की जगह 500 ml की छोटी सी बोतल अपने कुर्ते के पॉकेट में डालकर किसान घर पे जा पाएगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत सारा श्रम भी इससे बचने वाला है। और यूरिया जब हम डालते हैं तब 25% यूरिया ही उत्पाद बढ़ाने के काम में आता है, 75% यूरिया हवा में पिघल जाता है। जब नैनो यूरिया का यूटिलाइजेशन करेंगे, 99% यूरिया हमारे उत्पाद बढ़ाने के काम में आएगा और 100% उपज बढ़ाने का एक बहुत नया तरीका इफ्को के साइंटिस्टों ने ढूंढा है। मैं आज इस अवसर पर इफ्को को और उनकी इस प्रकल्प के अंदर जो साइंटिस्ट लगे हैं उनको, और इसमें बहुत सारा इनिशिएटिव मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे मंत्री मनसुख भाई ने लिया है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। आप सबको मैं इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार और भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में गुजरात सरकार सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इतनी बात कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आपका, आपके मार्गदर्शक वक्तव्य के लिए। नवी जमाटी नवा जमूळ, नवी महक छे आजे,